हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में गोली पृष्ठ में अपवर्तन स्टार्ट हो चुका है और जिसमें आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। हम उत्तल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और अवतल के लिए अलग से, ठीक है। तो आज हमारा उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपके लिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्लियर करा देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ही वीडियो में ज़्यादा कंफ्यूजन हो। आप एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये आपका प्रश्न है उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन। तो ये आपको डायग्राम दिखेगा। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल किसे कहते हैं, अवतल किसे कहते हैं। उत्तल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक क्या है, उत्तल पृष्ठ है। क्या है, उत्तल पृष्ठ है और इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए इसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं एस पी एस डैश, देखिएगा माना एस पी एस डैश उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। मुख्य परिच्छेद मतलब जहां से कोई भी प्रकाश किरणें आएगी वहां पे अपवर्तन होगा, मतलब जहां पर पूरा क्रियाकलाप हो रहा है उसे मुख्य बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो आपका दर्पण है एस पी एस डैश, यही दर्पण का मुख्य परिच्छेद है। पी जो इसका क्या होता है, ध्रुव होता है, यानी मुख्य परिच्छेद। यहां पर आप देख सकते हैं इसका मध्य बिंदु पी ध्रुव है प्यारे बच्चों। इसका सी क्या है, वक्रता केंद्र है। सी क्या है, वक्रता केंद्र। पूरा मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि माना एस पी एस डैश एक उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, पी उसका ध्रुव है, सी इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसके हम दाएं ओर देखें तो म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है और बाईं ओर देखें प्यारे बच्चों, यानी बाएं पक्ष पर देखें बाईं ओर तो वायु का एक विरल माध्यम है। मतलब एक माध्यम हमारा म्यू अपवर्तनांक का है और दूसरा हमारा वायु है। दो माध्यमों के बीच रखा हुआ है, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ अलग अपवर्तनांक मानकर चलते हैं, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक कुछ अलग है। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य परिच्छेद ये कहलाएगा और मुख्य अक्ष ये। कहने का मतलब ये आपका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष है। मानकर चलेंगे कि माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ओ पर बिंदु वस्तु रखी हुई है। एक बिंदु हमारे पास ओ है, यहाँ पर बिंदु वस्तु रखी हुई है, यानी एक वस्तु है जो बिंदु आकार की रखी गई है। यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलती है तो एक प्रकाश किरण तो सीधे ध्रुव से होकर के पीसी दिशा में आगे चली जाती है, ठीक है। फिर समझेंगे, ओ से एक सीधा मुख्य परिच्छेद के सम्मुख आपतित होती है पी पर और पी से होते हुए पीसी की दिशा में आगे चल जाती है। लेकिन जो दूसरी प्रकाश किरण है ये मुख्य परिच्छेद के बिंदु ए से टकराती है और अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होते प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई और ए आई दिशा में जाती है, जहां पर बिंदु ओ का प्रतिबिंब आई पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये चीज है। फिर से समझेंगे, मैं क्या कहा कि ओ से चलने वाली एक प्रकाश किरण पी पर आपतित होती है और सीधे बिना विचलन के पीसी दिशा में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्यारे बच्चों ओ से ए पर आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब जो आपका सी एन है ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से जो आपका आई है वो आपतन कोण है और आर जो होता है वो आपका अपवर्तन कोण है, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो आपतन कोण होगा और अपवर्तन होगा। और जो आपका प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, आई जो है वस्तु ओ का प्रतिबिंब बनता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अपवर्तन के फलस्वरूप दो किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी तो वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण ओपी दिशा में सीधे जाती तो एक किरण यहाँ पर गई और एक किरण ए से टकराती अपवर्तन के फलस्वरूप झुक जाती है और आई पर मिलती है। तो ये आई पर दो अपवर्तित किरणें मिली और यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। यदि हम वक्रता केंद्र की दूरी r से दर्शाएंगे, वस्तु की दूरी u से दर्शाएंगे और बिंदु यानी p से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाएंगे। ये चीज नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। डायग्राम में ये चीज आपको नोट डाउन करना है। क्या करना प्यारे बच्चों, p से c r है, p से o क्या है, u है, ये वस्तु की दूरी है और p से i ये v है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार माना चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपसे माना बन गया ना, सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को माना क्या लिखना, कैसे क्या हो रहा है। यदि ये चीज आप बेसिक समझ गए तो किसी भी थ्योरी को यार आप आसानी से समझ सकते हो और व्यंजक को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो हमारे पास एस पी एस डैश एक उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। इसका जो
ध्रुव है वो P है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु विरल माध्यम है और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। इस पृष्ठ आपका कौन सा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ का यदि हम वस्तु देखें तो ये मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O पर रखी हुई है। ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, P और C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। यहाँ से एक प्रकाश किरणें C से होकर के बिना विचलन के PC दिशा में चलती है। दूसरी प्रकाश किरण A पर आपतित होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप झुक जाती है और A आगे चलती है AI दिशा में, जो कि I पर मिलते हैं। इस प्रकार I जो है वस्तु O का प्रतिबिंब होता है। यदि हम बात करें, ये I है प्यारे बच्चों, आपतन कोण है, और ये अपवर्तन कोण है। मान के चलते हैं ये आपका वस्तु के साथ अल्फा कोण बनाता है और ये आपका ध्रुव के साथ गामा और ये प्रतिबिंब के साथ बीटा कोण बनाकर चलता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन अब आपसे परीक्षा में भैया ये माना नहीं बन रहा है, तो आपको कितना लिखना है शॉर्टकट में वो चीज मैं बताता हूं। जैसे आपके पास क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसमें आपको इतना जरूर लिखना है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे उत्तल पृष्ठ है और पृष्ठ के सम्मुख बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब आभासी के रूप में I पर बनता है। ठीक है, या I पर प्राप्त होता है। तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। तो लिखना है आपको उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, कहां पर बनता है? I पर प्राप्त होता है। अब यहां पर लिखना आपको आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा प्यारे बच्चों? आपका है OAN, आपतन कोण है। और अपवर्तन कोण देखें तो यहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा, चाहे आप ऐसा लिख दें CAI या IAC बराबर कितना? R। तो इसके आगे लिख लीजिए थोड़ा आपतन कोण। मैं यहां से अब कहूं कि अब आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण कितना है? कोण OAN बराबर प्यारे बच्चों I व अपवर्तन कोण कितना है? कोण CAI बराबर R। कहां से मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण OAN बराबर I और अपवर्तन कोण R है तो CAI बराबर R। इतना क्लियर है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कहूं कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, क्रमशः वस्तु के द्वारा, वक्रता जो आपका केंद्र है उसके द्वारा और प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित कोण है, तो यहां पर आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों AOP बराबर अल्फा, ACP बराबर गामा, AIP बराबर बीटा लिख सकते हो, या AIC बराबर बीटा। इस सभी के सभी क्रमशः आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है उसके अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाया गया है। ठीक है, इतना अपन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि माना हमने मानकर चला है, जो माना है तो उतना तो लिखना पड़ेगा। माना हमने क्या माना है प्यारे बच्चों? माना हमने माना है कोण AOP बराबर अल्फा। ठीक है, कोण AIC या P कर सकते हैं बराबर बीटा, व कोण कितना है? ACP बराबर गामा। ये चीज हमने मानकर चला है, देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ये हमारा प्यारे बच्चों अल्फा है आपतित किरण के साथ, बीटा है प्रतिबिंब के साथ यानी वस्तु के साथ और ये प्रतिबिंब के साथ, और प्यारे बच्चों यानी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब है। यानी आपतित किरण द्वारा निर्मित कोण अल्फा है, प्रतिबिंब पर जो अपवर्तित किरण द्वारा निर्मित कोण वो बीटा है, और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ निर्मित कोण क्या है? गामा है। ठीक है, इतना क्लियर, इतना आप लोग लिख सकते हो सिंपल तरीके से। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमको स्नेल का नियम लगाना है, किंतु स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक। क्या कहता है? म्यू बराबर क्या? म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। ये आपका समीकरण 1। ये आपका समीकरण 1 आ गया प्यारे बच्चों। अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। चूंकि I और R का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम साइन I को I के बराबर मान सकते हैं और साइन R को R के बराबर मान सकते हैं। तो आगे लिखना है,
चूंकि आई व आर का मान अत्यंत कम होता है, क्योंकि आई व आर का मान अत्यंत छोटा होता है या कम होता है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको आगे लिखना है, इसलिए जो आपका साइन आई है वो लगभग आई के बराबर होगा, व साइन जो आर है वो लगभग आर के बराबर होगा। तब हम यदि कह दें तब प्यारे बच्चों जो म्यू है ये म्यू है, साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर। इसको यदि पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, आई बराबर म्यू आर। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, आई बराबर म्यू आर। इतना क्लियर देख सकते हैं प्यारे बच्चों मैंने क्या क्या किया। ठीक है, डायग्राम से मैंने पूरा चीज लिया। इसके बाद हम बहिष्कोण लेंगे। ठीक है, डायग्राम से आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहिष्कोण क्या होता है। यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो बहिष्कोण का जो मान होता है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिएगा जरा, थोड़ा सा देखिएगा। हम ले रहे हैं त्रिभुज प्यारे बच्चों, हम पहले एक त्रिभुज इसको ले सकते हैं, इसका बहिष्कोण ये है, और प्यारे बच्चों एक हम इसको ले सकते हैं ये आपका। ठीक है, तो त्रिभुज AOC में बहिष्कोण देखिएगा, जो बहिष्कोण आई का मान है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस आपका गामा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे जो निर्मित कोण है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज, जैसे आपके पास AOC में एक भुजा को आगे बढ़ाए तो आई जो है बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको अपन यूज करेंगे। वह एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा होगा प्यारे बच्चों ACI में, यदि इस त्रिभुज का बहिष्कोण हम इसको गामा माने तो गामा का जो मान है प्यारे बच्चों ये आर व बीटा के योगफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण का अर्थ है सम्मुख कोणों का योग। बहिष्कोण का जो मान है उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहां से यदि हम आर बराबर निकालें तो बीटा का पक्षांतर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। आई और आर का मान समीकरण 1 में रख दो। आई व आर का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा समीकरण 2 था। ठीक है, आई व आर का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो प्यारे बच्चों। तो कितना आने वाला है हमारे पास, समीकरण 2 कितना था, आई के जगह कितना है, अल्फा प्लस गामा है, आर नहीं है ये। ठीक है, और म्यू तो म्यू प्यारे बच्चों, और फिर कितना था, गामा माइनस बीटा, आर की जगह गामा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, गामा माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यदि कैलकुलेट करना है तो अल्फा प्लस गामा रहने दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू गामा हो जाएगा और ये म्यू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों तो अल्फा प्लस म्यू बीटा हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, म्यू गामा माइनस गामा हो जाएगा। इन दोनों में से गामा कॉमन आ रहा है तो अल्फा प्लस म्यू बीटा, और यदि गामा कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और गामा को अपन साइड कर देते हैं। ये हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 तक कंप्लीट। अब देखिएगा, कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों चाप बटे त्रिज्या। मैं आपसे यहाँ पर है ना फार्मूला चर्चा कर लेता हूँ। कोण बराबर होता है, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। नोट डाउन करो, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो 3 कोण हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, इसलिए प्यारे बच्चों अल्फा बराबर, बीटा बराबर और गामा बराबर। ये कहाँ से आएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। यदि कोण अल्फा है, ठीक है, तो इसके सामने का चाप हो जाएगा AP और त्रिज्या हो जाएगा OP। यदि गामा कोण है, इसका चाप हो जाएगा AP और आपका त्रिज्या हो जाएगा PC। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों कोण बीटा है
तो इसका चाप हो जाएगा AP और आपका जो त्रिज्या हो जाएगा PI हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अल्फा के लिए हमारे पास क्या है, चाप AP बटे PO, चाप AP बटे PO, क्या PO। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर भी चाप AP बटे आपका बीटा का कितना था, तो PI, और गामा बराबर प्यारे बच्चों यहाँ गामा आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा AP बटे आपका हो जाएगा गामा के लिए था PC। ठीक है, ये चीज़ तीन चीज़ हो गया, देख सकते हो। फिर से आप देख लो यहाँ पर, ये आपका कोण है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसके लिए चाप बटे त्रिज्या, इसके लिए चाप बटे त्रिज्या। ठीक, इसको अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो रख दीजिए समीकरण 3 से, या समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखिए प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, तो आपके पास अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, AP बटे PO। ठीक है, AP बटे PO। फिर आपका म्यू है तो म्यू रहने दो, बीटा बराबर AP बटे PI बराबर, इधर म्यू -1 है ही है, और गामा की जगह AP बटे आपका PC। देखो AP सभी में है, AP सभी में है, तो AP को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना बचने वाला है, 1 बटे PO बचेगा प्लस म्यू। ठीक है, 1 बटे PI बचेगा बराबर म्यू -1 हो गया, और 1 बटे PC बचेगा। ये हो गया भैया यहाँ तक कंप्लीट। इसको आप समीकरण 3 से 4 दे सकते हो। ठीक, इसके आगे अब आपको करना है, PO का मान क्या है, PI का मान क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। चूंकि PO क्या है प्यारे बच्चों, PO क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी से किससे दर्शाते हैं, -U से, क्योंकि हम फिर बताते हैं लेफ्ट साइड होता है तो माइनस होता है। PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी V प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड है। ठीक है, यदि PC की बात करें तो ये प्यारे बच्चों R है, R है, क्या है, R है, और R का मतलब ये होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो समीकरण कहाँ से, 4 से, समीकरण 4 से वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, PO के जगह कितना रख दोगे, 1 बटे -U, तो -U प्लस म्यू है तो म्यू रहने दो प्यारे बच्चों, ये PI का तो बटे V हो जाएगा, और बराबर कितना है आपके पास, म्यू -1, और PC का मान R तो बटे R कर दो। एक काम करो ना, म्यू बटे V कर दो और -1 बटे U कर दो, बराबर म्यू -1 बटे R कर दो। यही आपका आ गया उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। अब देखो वैल्यू यहाँ पर कैसे अपन ने पुट किया वो चीज मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों इस डायग्राम की सहायता से। देखिएगा, ये PO वस्तु की दूरी U, यदि लेफ्ट साइड है, बाएं पक्ष पर है तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, दाएं पक्ष पर तो निगेटिव लेना है। R जो है ये पॉजिटिव होगा, U निगेटिव होगा क्योंकि बाएं पक्ष पर है, R पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या है, और PI ये V होगा प्यारे बच्चों क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर, 96 85 29 91 49 पर। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।